वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे पीवाई की सीरीज में आरओ या से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। ठीक है, तो उन शहरों का नाम बताना है जो आज की डेट में अफगानिस्तान में नहीं है। तो यहाँ पे 4 शहरों का नाम दिया हुआ है, गजनी, फरगना, कंधार और समरकंद। तो इन 4 में जो 2 शहर हैं वो आज की डेट में अफगानिस्तान में नहीं है। वो कौन कौन से हैं? ये है फरगना और समरकंद, मतलब कि 2 और 4। ठीक है, तो 2 और 4 जो फरगना और समरकंद ये जो शहर हैं अफगानिस्तान में नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर गजनी और कंधार की बात की जाए तो ये अफगानिस्तान में है। अब इन शहरों को हम जो है मैप में देखेंगे। ठीक है, तो मैप में इनकी स्थिति क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे इस साइड में अफगानिस्तान का मैप है, ये देखिए ये अफगानिस्तान का मैप है, और इधर जो है उज्बेकिस्तान का मैप है। ठीक है, तो जो 2 शहर अफगानिस्तान में नहीं थे वो आज की डेट में उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो पहले तो हम लोग वो बात कर लें जो शहर अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पे दिया था कंधार ऑप्शन में और दूसरा शहर था गजनी, तो ये है गजनी। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों आज की डेट में अफगानिस्तान में है। जो नहीं है वह उज्बेकिस्तान में। कौन? एक था फरगना, ठीक है, और दूसरा शहर दिया हुआ था ऑप्शन में समरकंद। तो समरकंद और फरगना आज की डेट में जो है वो उज्बेकिस्तान में। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि बाबर जो है वो फरगना से ही निकल के जो है वो भारत में आया था। ठीक है, तो आज की डेट में जो फरगना है वो उज्बेकिस्तान में है। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल भी याद रखिए, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ठीक है, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? यह है काबुल। तो एक और चीज याद रखिएगा, जो बामियान शहर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी जो है वो अफगानिस्तान में है। ठीक, और जो प्लेन हाईजैक हुआ था वो कंधार वाली ही जगह पे जो है हाईजैक करके ले गया था। तो इसको भी इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है हिस्ट्री से, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक, तो आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है सैयद डायनेस्टी का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सैयद वंश है उसका संस्थापक है खिरिज खां। यहाँ पे जो है पहला जो दिया गया है खिरिज खां का नाम दिया है। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा? खिरिज खां। खिरिज खां के बाद आता है इस ऑप्शन में मुबारक शाह। ठीक है, तो मुबारक शाह तो पहले हो गया एक खिरिज खां, उसके बाद 3 नंबर पे मुबारक शाह, इसके बाद जो नंबर आता है मोहम्मद शाह का आता है। तो 2, और जो लास्ट में है इस ऑप्शन में वो है अलाउद्दीन आलम शाह, तो 4। तो इस तरीके से 1 3 2 4 वाला ऑप्शन कौन सा है? 1 3 2 4, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड देखिए, जो खिरिज खां होता है वह 14 से लेकर 1421 तक इसका जो है कार्यकाल रहता है। ठीक है, मुबारक शाह यह 1421 से 1434 तक राज सिंहासन पर बैठता है, या ये कहें दिल्ली की गद्दी पे। ठीक, और एक चीज और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है वो सैयद वंश आता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो होता है उसमें जो है 5 वंश आते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले जो है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और लास्ट में आता है लोधी वंश। तो ये क्रम भी जो है याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं हम। जो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह जो है 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक रहता है। और जो लास्ट में जो अलाउद्दीन आलम शाह है यह 1445 से लेकर 1451 तक रहता है। ठीक है, तो लगभग इसका 6 साल का टाइम पीरियड रहता है। तो ये जो है क्रोनोलॉजी थी किसकी? सैयद वंश से संबंधित जो शासक थे उनकी। ठीक, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो जियोग्राफी से है। तो देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण, क्षरण मतलब इरोजन की बात की जा रही है, क्षरण पर विचार करें तथा इन्हें मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन, ठीक है, इरोजन, एंड अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम द
फील्ड। तो यह प्रश्न यह बोल रहा है कि आपको जो टाइप ऑफ इरोजन दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि सबसे कम से लेकर सबसे ज्यादा इरोजन, या ये कहा जाए कि मिट्टी का क्षरण कौन करता है, ठीक है, या किस टाइप के इरोजन में ऐसा होता है। ठीक, तो सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ हमें जाना है। ठीक है, तो सबसे कम जो इरोजन होता है वो होता है स्प्लैश इरोजन या बौछारी क्षरण। तो नंबर हो गया 2। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है सीट इरोजन का। ठीक है, तो परत क्षरण में जो है बौछारी या स्प्लैश इरोजन से ज्यादा इरोजन होता है, ये मतलब कि सॉइल का लॉस ज्यादा होता है। तो 2 के बाद नंबर रखिए 4 का। इसके बाद रील इरोजन से ज्यादा जो है वो सॉइल लॉस होती है, तो तीसरा नंबर रखिए। और सबसे ज्यादा जो सॉइल लॉस ऑफ सॉइल होता है, ठीक है, मिट्टी का क्षरण होता है, वह अवनालिका इरोजन या अपर्दन से होता है। ठीक है, तो लास्ट में होगा 1। ये जो क्रम आया क्या आया, 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे क्रम जो है दिया हुआ है। स्प्लैश इरोजन जो है वो सबसे पहले नंबर पे, बौछारी, उसके बाद सीट, उसके बाद रील, और सबसे ज्यादा जो है जो इरोजन होता है मिट्टी का वह गली इरोजन या अवनालिका क्षरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वह यह है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एज द अल्टीट्यूड इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। पहला जो है कथन ये है, और दूसरा इसका जो रीजन दिया गया है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ठीक, तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है मतलब कि जो कथन है वह तो सही है। ठीक, ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई के साथ जो वायुमंडलीय दाब है वह बढ़ता नहीं है, वो घटता है। तो यहाँ पे जो है बढ़ना नहीं होना चाहिए, घटना होना चाहिए। तो इस वजह से जो जो कारण है वो गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या होगा, ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में जो है बात की जा रही है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, लॉ ऑफिसर होता है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में क्या गलत है, पहले स्टेटमेंट में गलत यह है कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर नहीं बने रहते हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, न कि प्रधानमंत्री। तो अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए ये स्टेटमेंट जो है वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। तो ये जो है ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो भी अटॉर्नी जनरल होते हैं वह संसद की जो बैठकें होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ जितने भी एक सांसद को सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं उनको मिलता है। केवल एक चीज इनके अधिकार में नहीं है, वो ये कि जब संसद की बैठक चल रही होती है और वोटिंग हो रहा हो, ठीक है, तो मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स जो है इनकी सभा में नहीं रहती है बस। ठीक, बाकी जो भी सांसद को सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं जो अटॉर्नी जनरल को मिलती हैं। तो यहां पे जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक चीज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो महान्यायवादी होता है मतलब कि अटॉर्नी जनरल, उसकी बात जो है भारत के किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक, तो भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है महान्यायाधीश को जो है डील करता है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग स्विमिंग पूल हो चाहे नदी हो, जो उसका बेस होता है वो थोड़ा सा जो है ऊपर होता है। ठीक, तो जितनी वास्तविक गहराई दिखनी चाहिए उतनी नहीं दिखती है। ठीक है, उससे कम दिखती है। तो इसका कारण क्या है, ठीक है, तो इसका कारण होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो यहां पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
अब इसमें हम समझेंगे कि जो अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं वो, क्योंकि देखिए एक प्रश्न स्विमिंग पूल का अगर उसने जो एग्जाम्पल दे के पूछा है तो और भी एग्जाम्पल वो पूछ सकता है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो इस वजह से एग्जाम और एग्जामिनर दोनों का माइंडसेट जो है आपको पकड़ना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अन्य एग्जाम्पल में क्या है, बर्तन में रखे सिक्के का ऊपर दिखना। तो जैसे मान लिया कि आपने कभी बचपन में या अभी भी आप लोग करते होंगे कि सिक्का अगर पानी में डूबा हुआ है तो थोड़ा सा वो ऊपर उठा हुआ नजर आता है, ठीक है। तो आप उसके अंदाजे में जब आप हाथ डालते हैं पानी में तो आपके वो हाथ में आता नहीं है, या पानी में जब मछलियां तैर रही होती हैं तो आपको लगता है कि यार इसको तो मैं हाथ से ही पकड़ लूंगा, लेकिन जब आप पकड़ने जाते हैं तो उसकी वास्तविक स्थिति वो नहीं रहती है जहां पे वो दिखती है, ठीक है। तो एक तो सिक्के वाला एग्जांपल याद रखिए, दूसरा नदी में मछली ऊंची प्रतीत होना, ठीक, और तीसरा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम जो सूर्यास्त हो भी जाता है तब भी जो है सूर्य जो है वो दिखाई पड़ता है, ठीक। तो ये भी घटना जो है रिफ्लेक्शन की वजह से है। और तारों का जो टिमटिमाना होता है, जैसे कि आप देखे होंगे अंधेरी रात में जब तारों को देखेंगे तो वो जो है झिलमिलाते हैं या टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो ये घटना भी रिफ्लेक्शन का ही उदाहरण है, ठीक। तो एक इसको जो है थोड़ा सा हम लोग विजुअल में समझ लें, ठीक। तो यहाँ पे एक बालक है और ये बालक जो है वह पानी के अंदर जो है वो देख रहा है किनको, मछलियों को, ठीक है। तो वास्तव में जो मछली है वो यहाँ पे है, लेकिन उसको उसको जो दिख रही है मछली वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ रही है। तो ये क्यों क्यों हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, अपवर्तन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने जो है प्रश्न के शुरू में ही बताया कि रिफ्रैक्शन की घटना की वजह से नदी या स्विमिंग पूल हो उसका जो तल जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ फील होता है, ठीक। तो जैसे इसकी जो आभासी जो गहराई है बस इतनी महसूस होगी आपको, लेकिन वास्तव में गहरा क्या है, ये इतना गहरा है, ठीक है। तो ये जो है रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न है कथन और कारण का, ठीक। तो कथन क्या है, फाइव आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित पांच देशों का एक खुफिया गठबंधन है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये एकदम सही है कि जो फाइव आइज है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का यह एक गठन है। वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं, ठीक। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो पांचों देश एक साथ आए वो उनका उद्देश्य ये था कि जो खुफिया जानकारी है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। अब हम जो फाइव आइज है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो फाइव आइज का जो गठन होता है वह सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में होता है, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में कब और क्यों होता है, तो यह वह टाइम पीरियड होता है जब जो यूएस है और ब्रिटेन एक साथ आते हैं और ये जर्मनी और जापान के अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करने के लिए इस तरीके एक मुहिम को स्टार्ट करते हैं, ठीक। लेकिन वास्तविक जो नींव पड़ती है वो 1946 में पड़ती है, ठीक है। कब पड़ती है, 1946 में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वह तो 1945 में खत्म हो गया, ठीक। लेकिन ये जो विचार उत्पन्न हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे हुआ था और जर्मनी और जापान के अगेंस्ट। लेकिन 1946 में इसको इसको जो है एक एग्रीमेंट के तहत जो है लाया गया, ठीक। और वो एग्रीमेंट था क्या, यूके और यूएस, मतलब कि ये जो दो देश हैं, ठीक है, यूके और यूएस, ये दोनों जो है एक एग्रीमेंट के तहत इस कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं। और यह कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जो खुफिया जानकारी है उसको एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। अब बात आती है कि 1946 में इसका क्या जो है रोल रहेगा, क्योंकि जर्मनी और जापान जो है ऑलरेडी वो सरेंडर कर चुके थे, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। लेकिन जो तीसरी शक्ति थी वह शक्ति थी यूएसएसआर, ठीक है। तो जो यूएसएसआर है उसके अगेंस्ट यह जो है आज तक कंटिन्यू है। और और
और यूएस और यूके के अलावा जो 3 देश हैं और इसके साथ जुड़ जाते हैं, जब 3 और जुड़ जाते हैं तो ये कहलाने लगता है I5। ठीक है, तो वो 3 देश कौन कौन से हैं इस मैप में देखिए। ठीक, तो एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ता है, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा न्यूजीलैंड और कनाडा। ठीक है, और जो शुरू में थे ये यूके और यूएस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस एग्रीमेंट के तहत आते हैं वो है यूके यूएस एग्रीमेंट कब 1946 में। तो आज की डेट में जो है ये I5 है और यह जो 5 देशों का समूह है। ठीक है, जो स्टोन घोस्ट की जो बात की जा रही है वह क्या है, तो यह जो है एक साझा खुफिया डेटाबेस का उपयोग करते हैं जिसे स्टोन घोस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो स्टोन घोस्ट है क्या, जो ये 5 देश आपस में जो खुफिया जानकारी एक दूसरे से शेयर करते हैं इसी को बोलते हैं स्टोन घोस्ट। अब इसके जो मुख्य कार्य क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य है खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद विरोधी प्रयास और साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। तो ये है कथन, स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसका जो कारण है वह दिया गया है कि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एसर्शन और रीजन दोनों के दोनों जो है वो सही है। ठीक, ये भी सही है कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप के रूप में जो है ग्रो कराया जाता है। ठीक है, और जो मूसला जड़ वाली जो दलहनी फसलें होती हैं वो फसली जो क्रॉप जो फूड ग्रेन क्रॉप हैं, ठीक, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, ठीक, इनके साथ ये प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं मॉइस्चर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि जो मूसला जड़ें होती हैं वो काफी लंबी गहराई तक पहुंची होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें इनकी जो रेशेदार मतलब कि जो फाइबरस रूट है वह बहुत ही सतही होती हैं। ठीक है, बहुत ही सतही होती हैं, बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं। तो ऐसे प्लांट की जो रूट है, ठीक, काफी जो है सुपरफिशियल रहती है। ठीक, अगर आप जमीन के नीचे 1-2 इंच जाएंगे तो बस उतनी इनकी लिमिट है। लेकिन जो दलहनी फसलें हैं उनके अंदर मूसला जड़ पाई जाती है जो कि काफी अंदर तक रहती है। ठीक है, तो जो टैप रूट सिस्टम है वह और ये जो फाइबरस रूट सिस्टम है वो दोनों के बीच में इस तरह की स्ट्रक्चर है कि ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है फाइट नहीं हो पाती है। अब बात आती है कि आखिर जो अभिकथन है वह कारण को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है। देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फसल तो है, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है कि पोषक तत्व और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, एक्चुअली में जो दलहनी फसलें हैं वह प्रतिस्पर्धा तो नहीं करती हैं, ये तो सही है, लेकिन ये जो फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं उनको लाभ पहुंचाती हैं। कैसे? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनके अंदर जो नोड्यूल्स होता है, रूट नोड्यूल्स होता है, उसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया सिम्बियोटिक एसोसिएशन के साथ रहता है। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन होने की वजह से, इन फसलों के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होने की वजह से जो नाइट्रोजन की कमी होती है खेतों में, ठीक है, वह जो है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से जो मूसला जड़ प्रणाली वाली जो दलहनी फसलें हैं वह फाइबरस रूट वाली फूड ग्रेन क्रॉप्स को फायदा पहुंचाती है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सबसे पहले से शुरू करके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो
तो यहाँ पे 4 इंसिडेंट्स हैं। पहला है डिस्कवरी ऑफ पाइमेशान, दूसरा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तीसरा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और चौथा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ पाइमेशान होता है 1935 में, ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉम्पसन को जाता है जो कि 1897 में करते हैं। प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है गोल्डस्टीन को और यह वर्ष होता है 1909। अब हमें जो है चारों का जो डिस्कवरी ईयर है पता है, अब हम इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, तो 3 नंबर पहले पे रखते हैं। उसके बाद खोज होती है प्रोटॉन की गोल्डस्टीन के द्वारा, उसके बाद आ जाएगा चौथा नंबर, उसके बाद जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज सेकेंड, एंड लास्ट में पाइमेशान को इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। तो 3 4 2 1, देखें 3 4 2 1, यस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है जो हमारे आंसर को जो है सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। अब हमारे पास ये एक लिस्ट है जहां पे आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स दिए हुए हैं, उनका डिस्कवरी ईयर दिया हुआ है और किनके द्वारा खोजा गया है खोजकर्ता का नाम, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन जो है 1897 में जे थॉम्पसन के द्वारा डिस्कवर किया जाता है। प्रोटॉन 1909 में गोल्डस्टीन के द्वारा, न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा, पाइमेशान 1935 में एच युकावा के द्वारा, पॉजिट्रॉन 1932 में ही एंडरसन के द्वारा, न्यूट्रिनो 1930 ईस्वी में पाउली के द्वारा और हिग्स बोसान 1964 में पीटर हिग के द्वारा जो है खोजा गया और इन्हीं के नाम पे जो है हिग्स बोसान रखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका प्रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट। इसका रीजन क्या दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू, संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भारतीय लोग थे वहां पे साउथ अफ्रीका में, उनके अंदर ये जो काबिलियत है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो ऑब्जर्व किया गया और यही सोच जो है आगे चल के एक बहुत बड़े मूवमेंट में क्रिएट होती है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें नेशनल मूवमेंट में, तो महात्मा गांधी जो है एक ऐसे लीडर होते हैं जो लार्ज स्केल पे लोगों को जो है गैदर किया और नेशनल मूवमेंट को जो है वो मतलब कि जोर दिया, ठीक। और जब असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो गांधी जी का ही स्टेटमेंट था कि हम आजादी जो है 1 साल के भीतर ले लेंगे, ठीक। तो यहां पे देखिए असर्शन मतलब कि कथन और जो कारण है वो दोनों के दोनों सही है और कथन को कारण जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वह लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो करेक्टली मैच जो है आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं। तो एक तरफ लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में अनुसंधान संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है और यह रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है वो आपको बताना है, ठीक है। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान, ये एकदम करेक्टली मैच है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, यह देहरादून में नहीं है, ठीक है। तो देहरादून में नहीं है तो फिर कहाँ है, तो ये जो है शिमला में है। कहाँ पे, शिमला, ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश में शिमला में है। और रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट जो है वो असम में है, ठीक, वहां पे है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ये जो है जबलपुर में है। जबलपुर बोले तो मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। तो इस प्रकार जो मैच्ड पेयर हैं उनकी संख्या है 3। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या सही उत्तर है, डी। अगला प्रश्न, प्राचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यदि एक अर्धपारगम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। यह ऑस्मोसिस को, पराशरण की प्रक्रिया को डिफाइन भी कर रहा है। ठीक है, तो पराशरण की प्रक्रिया में होता क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू विलायक और विलयन, जो विलायक है शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यह रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, यह जो है क्या, यह जो है रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, यह केवल ऑस्मोसिस है। ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए इस प्रक्रिया में क्या चाहिए, आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दाब चाहिए, तो दाब की प्रेजेंस में ही जो है रिवर्स ऑस्मोसिस हो सकती है। तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा, केवल एक सही है, पहला स्टेटमेंट। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी, यहां पे सही उत्तर क्या होगा, बी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो सी आर राव द एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन पास्ट अवे, प्रसिद्ध सांख्यिकी विद सी आर राव का निधन। ठीक है, तो सी आर राव का निधन कब होता है, तो इनका निधन होता है 22 अगस्त 2023 को। ठीक है, उस्ताद अली जकी हैदर का निधन, इनका निधन होता है 8 सितंबर 2023 को। बिंदेश्वर पाठक का निधन, तो बिंदेश्वर पाठक जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, इनको फादर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स इन इंडिया भी कहा जाता है। तो इनका निधन होता है 15 अगस्त 2023 को। एम एस स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन, तो इनकी डेथ होती है 28 सितंबर 2023 को। ठीक, तो अब हमें जो है डेट मिल गई है, अब हम इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो ठीक, तो सबसे पहले डेथ किसकी होती है, बिंदेश्वर पाठक की, ये जो कि है तीसरे नंबर पे, तो पहले आएगा 3। उसके बाद डेथ होती है 22 अगस्त को सी आर राव की। ठीक है, तो 3 के बाद 1 रखते हैं। देन 8 सितंबर को उस्ताद अली जकी हैदर का निधन, जो कि रुद्रवीणा के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे हैं। और लास्ट में जो है 4th नंबर एम एस स्वामीनाथन। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन में कहाँ है, 3 1 2 4, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट, यहां पे देख भी सकते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, बिंदेश्वर पाठक 15 अगस्त 2023, सी आर राव 22 अगस्त 2023, उस्ताद अली जाकी हैदर 8 सितंबर 2023 और एम एस स्वामीनाथन 28 सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जूट के प्रोडक्शन में इंडिया पहले स्थान पे है। इंडिया जूट प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू द येलो रिवोल्यूशन। देखिए, भारत में जूट का जो प्रोडक्शन है वो येलो रिवोल्यूशन की वजह से नहीं है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्ट या गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पे येलो रिवोल्यूशन नहीं होने चाहिए, पीली क्रांति क्या है, गलत है, क्या होना चाहिए, गोल्डन फाइबर, ठीक, रिवोल्यूशन। ठीक है, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। ठीक है, देखिए जो पीली क्रांति है वह तिलहनी फसलों के लिए जो है वो लाई गई थी, जिससे कि जो है ऑयल सीड का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और खाद्यान्न तेल की जो कमी है इंडिया में उसको पूरा किया जा सके। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर, कथन तो सही है, कारण गलत है। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सर्दी के दिनों में इंडिया का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो जो है वो ड्राई रहता है। अगर हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाली जो बारिश है जनवरी फरवरी के महीने में उसको छोड़ दें, लेकिन अगर उसको भी कंसिडर करें तो केवल
नॉर्थ इंडिया में कुछ जगहों पे उसकी वजह से बारिश होती है, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, दिल्ली या वेस्टर्न यूपी, ठीक। लेकिन बाकी का जो भारत है वो जो है सूखा ही रहता है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है। तो मोस्ट पार्ट, ये गलत है, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ड्यूरिंग द विंटर सेशन, गलत है। गलत कैसे है? देखिए, ट्रेड विंड का जो इन्फ्लुएंस आता है विंटर सेशन में, वह जो है वह तमिलनाडु कोस्ट की अगर हम बात करें, वहां पे बारिश आपको जो है ठंडी के दिनों में देखने को मिलेगी। किसकी वजह से? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के प्रभाव की वजह से, ठीक है। लेकिन बाकी पूरा जो भारत है उसके इन्फ्लुएंस से अछूता रहता है, तो इस वजह से जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला जो है वो सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा इसको मैप में देख लीजिए। देखिए, जो सर्दियों के टाइम की अगर बात करें तो पूरा भारत जो है वो ड्राई ही आपको फील होगा। बस थोड़ा सा इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस एरिया में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है जनवरी फरवरी के महीनों में, ठीक है। अगर हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की बात करें, ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है ये तमिलनाडु कोस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पे जो है दिसंबर के महीने में बारिश देखने को मिलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में डांस दिया हुआ है, और वह डांस जो है वह किस राज्य से संबंधित है, और ये जो डांस दिया हुआ है ये क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो यहाँ पे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु स्टेट से है, तो भरतनाट्यम के सामने 1 लिखिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, तो इसके सामने 3 लिखिए। सत्रिया जो है क्लासिकल डांस है, यह असम का, ठीक है, तो इसके सामने जो है 4 लिखे। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, क्लासिकल डांस, तो इसके सामने 2 लिखे। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो प्रश्न है वो चरकुला, उत्तर प्रदेश में जो चरकुला नृत्य है उससे संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, ठीक है, अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पे देखिए गलत यही हो गया, अवध क्षेत्र का यह नृत्य नहीं है, यह ब्रज क्षेत्र का है। क्या? यह जो है यह ब्रज क्षेत्र का है, ना कि अवध क्षेत्र का है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। इसी के साथ यह PYQ सीरीज का वीडियो कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।